अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टी टाइम के साथ मैं हूँ अरहम अल्ताफ़। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं हमारे प्रोग्राम में मुख्तलिफ पर्सनैलिटीज़ तशरीफ़ लाती हैं जिनसे हम उनकी ज़िंदगी के अहवाल जानते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। बिल्कुल इसी तरह आज हमारे साथ जो मेहमान यहाँ मौजूद हैं वो गुज़िश्ता 10 सालों से सहाफ़त से वाबस्ता हैं और मुख्तलिफ समाजी खदमात भी सर अंजाम देते रहते हैं। जी हाँ, मैं आपकी मुलाकात कराती चलूँ मुआविज़ असद सिद्दीकी साहब से। आइए उनको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगी, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लेकर आए। आपका शुक्रिया बुलाने का। अच्छा, तो सबसे पहले तो आप हमारे नाजरीन को अपने बारे में कुछ बताइए मुख्तसर सा। मुख्तसर से तो यही है कि आप वैसे 10 साल से सहाफ़त से नहीं, ज़्यादा लंबा अरसा है, 10 साल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ हूँ। मैंने 90 में मास्टर्स किया था, 92 में मास्टर्स, उसके बाद जो है 94 तक मैं द न्यूज़ में था, वहाँ एक कम्युनिकेशन सेक्शन था और वहाँ से फिर जो है वो जो है सहाफ़त का आगाज़ होने ही वाला था, मतलब शुरू ही था। तो 1994 में जो है वो मैं यहाँ अमेरिका आ गया और अमेरिका आने के बाद यहाँ वहाँ का एक पाकिस्तान से एक रिसाला निकलता है फ्राइडे स्पेशल, जो रिसालत का उसके साथ वाबस्ता रहा। उसके बाद जो है मुस्लिम अखबार एक वहाँ से निकलता था, यहाँ अमेरिका से न्यूयॉर्क से निकलता था, बंद हो गया। उसके साथ 1 साल रहा और फिर जो है वो आज टीवी से वाबस्ता रहा। उसके बाद अब जैसा मालूम है आपको कि दुनिया के ब्यूरो चीफ की हैसियत से ज़िम्मेदारी है, तो मुख्तसर सा तारुफ है। उसके अलावा जो है वो सोशल वर्क का है, जो अमरीकी मुसलमानों की जो सबसे बड़ी तंजीम एक ना जो लोकल वर्क कर रही है। मेरी खुशकिस्मती है मैं उनके साथ हूँ। मैं यहाँ बताता चलूँ कि जो है वो मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी ने एक जगह कहा था कि अगर आपकी फ़राइज़ यानी आप जो ज़िम्मेदारी दी गई है आपको और आपकी ख्वाहिश दोनों एक हो तो उसका जो है वो मदा दूसरा होता है। फ़राइज़ मनसबी और आपके शौक़ जो है, तो अल्हम्दुलिल्लाह जर्नलिज़म में मास्टर्स किया था, जर्नलिज़म किया था और सोशल वर्क का शौक़ था। तो ये दोनों चीज़ें अल्लाह ने मेरे रोज़गार भी बना दिया और ख़िदमत का मौका भी। तो मैं एक अपने लिहाज से लकी समझता हूँ अपने आप को। सही। अच्छा, तो सहाफ़त का जो सहाफ़त की तरफ जो रुझान आपका बढ़ा वो आपके शौक़ में शामिल था? सहाफ़त तो देखिए, दाखिला ही मैंने शौक़ की वजह से लिया। मैंने किया था जोलॉजी जोग्राफिया में BS किया था। उसके बाद हमारे पूरे दोस्तों ने तय किया एक नज़रियाती तौर पे कि जो है जो है ना लोगों को ज़रूरत है ख़ास तौर पे राइट विंग को सहाफ़ियों की, और तो हमने दोस्तों ने सब ने इसको फोकस किया और दाखिला लिया। उसमें से बहुत से जो है वो अब दूसरी फील्ड में बहुत से मेरे साथ हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो एक शौक़ भी था, एक कमिटमेंट भी था और एक जो है वो नज़रियाती वो था कि जो है सही लोगों को, ईमानदार लोगों को और राइट विंग के लोगों को जो है जर्नलिज्म की तरफ आना चाहिए। तो वो एक था। तो यहाँ पाकिस्तान में उसको खुशकिस्मती या बदकिस्मती से जारी नहीं रख सका। तो अब जो है सहाफ़त माशाल्लाह अब दोबारा फिर जब वहाँ से शौकिया ये उस वक्त अमेरिका में पहुँच के शौकिया या ज़रूरतन या आदतन जो है वो रिपोर्टिंग होती रही अखबार के लिए, ज़ाहिर बात है कि इतनी ज़्यादा नहीं होती थी। लेकिन उसके बाद जब TV आया, अपॉर्चुनिटी मिली, हमारे दोस्त असफर इमाम, मैं उनका शुक्रगुज़ार होंगे जो मुझे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो है जिन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया आज TV में। तो वहाँ 10 साल पहले, तो गुज़िश्ता में 4-5 साल से जो है वो, बल्कि 11 साल हो गए और गुज़िश्ता 4 साल से मैं अब दुनिया न्यूज़ की अल्हम्दुलिल्लाह मैं हमारे दोस्त मोहम्मद आसिफ साहब, उन्होंने मुझे दुनिया न्यूज़ में इंट्रोड्यूस करवाया और अब मैं ब्यूरो चीफ हूँ। ठीक ठीक। अच्छा, तो अगर हम आपके तालीमी करियर की बात करें जो पूरा अरसा गुजरा, तो आप एज अ स्टूडेंट आपकी प्रोग्रेस कैसे हुआ करती थी? मैं एवरेज स्टूडेंट था, बाद जगह कह लें अगर एवरेज से कम हो थोड़ा बहुत पढ़ने में, लेकिन मेरी जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ थी बहुत ज़्यादा थी। मतलब मैंने बहुत ही कराची यूनिवर्सिटी के उर्दू कॉलेज, कराची यूनिवर्सिटी के बहुत एक्टिव लोगों में था। मैंने जो है वो मुख्तलिफ़ मकामात पे ऑल पाकिस्तान डिबेट समेत मुख्तलिफ़ डिबेट्स भी मैंने जीती। उर्दू कॉलेज की और कराची यूनिवर्सिटी की जब तक मैं रहा तो कोई ऐसी डिबेट्स कंपटीशन नहीं होती थी जिसको या तो मैं ना करवा या मैं करवा रहा होता था, लेकिन उसका कायदे-ए-वान कायदे से इख्तिलाफ था। इनामात की मुझे परवाह नहीं होती थी, तो लिहाजा बाद औक़ात मैं जो है वो तकरीरें बहुत लंबी करता था, तो लेकिन इनामात भी बहुत मिले। लेकिन वो मैं समझता हूँ कि जो मेरा शौक़ था, मैं स्टूडेंट एवरेज हूँ, एवरेज था, कोई बहुत ज़्यादा मैंने जो है वो 70, 80, 90% नहीं ली, मामूली सा फर्स्ट डिवीज़न, लेकिन
ठीक। अच्छा, तो जब आप पाकिस्तान में एक मुकीम थे और उस दौरान भी सोशल वर्क में आप हिस्सा लेते थे? जी हाँ, सोशल वर्क। असल में मेरे वालिद भी बहुत सोशल वर्क थे और मैंने अपनी ज़िंदगी में अपने वालिद को हमेशा खिदमत करते हुए देखा है। मेरे वालिद पेशे के लिहाज से हकीम थे, लेकिन उसके साथ साथ सोशल वर्क थे, वो सोशल वर्कर थे। और रात 3 बजे हमने लोगों का दरवाज़ा खटखटाते हुए देखा है और रात 3 बजे उनको उनके पास जाते हुए देखा है। उनको क्योंकि मलीर का इलाका था तो वहाँ समझ लें वो डॉक्टर और हकीम एक जैसे। मेरे वालिद ने अलीगढ़ से पढ़ा हुआ था, वो ऐसे ही आम हकीम नहीं थे गली के नुक्कड़ वाले, बल्कि एक बाकायदा उनकी एजुकेशन थी। तो वो शुरू में तो उनका हाल ये था कि वो यानी सुबह एक वो था सस्ता शफखाना के नाम से जमात इस्लामी वालों ने खोला था, तो उसमें वो काम करते थे और बहुत ही कम तनख्वाह पे काम करते थे। तो यानी सुबह फजर की नमाज़, ये समझ लें मलीर में रहते थे, सुबह फजर की नमाज़ कैंट में होती थी, जहाँ उन शफाखाना से वो लोगों को दवाएं देना और लोगों के इलाज करना। उसके बाद फिर जो है वो अपने इलाके में जिस तरह की खिदमत हो सकती थी, इसीलिए जब काउंसलर के इंतखाबात हुए तो वो 2 मरतबा काउंसलर भी मुंतखब हुए ज़्यादा के ज़माने में। ठीक। अच्छा, इसके अलावा मज़ीद समाजी खिदमत की नौयतें क्या क्या हो सकती हैं, या क्या किन किन इस तरह की सोशल वर्क्स में आप लोग ने हिस्सा लिया? यहाँ या पाकिस्तान में भी और यहाँ अमेरिका में भी? देखिए, पाकिस्तान में तो लोगों के लिए जो भी यानी अब जिस तरीके से कभी किसी जनाजे का मसला है, कोई किसी को हेल्प चाहिए, एक दूसरे से अटैच करवाना, किसी को वहाँ हॉस्पिटल में ज़रूरत है, इस तरह की चीज़ें पाकिस्तान में जारी थी। और बहुत सारी चीज़ें ज़ाहिर बात है कि वहाँ तो इस तरह का तस्वीर नहीं है जैसे अमेरिका में आप अटैच हो जाते हैं। लेकिन यहाँ जब मैं अमेरिका आया तो मैं या शुरू से इकना रिलीफ के लिए वॉलंटियर कर रहा था, एक हेल्पिंग हैंड और इकना रिलीफ के लिए वॉलंटियर कर रहा था। तो उसमें ख़ास तौर पे जो मुझे फोकस किया था, जो ख़वातीन का जो शेल्टर होम था उसको हम लोग शुरू करने वाले थे, अय्यूब आज़ाद साहब थे, तो उनके साथ हम मिले। उसके अलावा और यानी घर के मसाइल लोगों के बात है, किसी को राशन पहुंचाना है, किसी की मैयत का करना है, जो अब तक सिलसिला लम्या ने ऐसे बनाया। उसके बाद इन्होंने हमसे एक ना रिलीफ वालों ने मुझसे कोई 10 साल पहले 11 साल पहले मुझसे कहा कि आप जो है ना मैं साथ आ जाएँ फुल टाइम। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक तरफ जर्नलिज्म का था, एक तरफ वो तो मैं हाफ टाइम या फुल टाइम जो कह लें, दोनों मतलब 15-15 20-20 घंटे भी बाद काम करना पड़ता है टीवी और उसको मिला के। तो वो लेकिन ये तनख्वाह से ज़्यादा, ये जॉब से ज़्यादा, अगर आप लोग तनख्वाह सुनेंगे भी तो हैरान रह जाएंगे, लेकिन अल्लाह ने बरकत डाली हुई है। उससे ज़्यादा जो है ना करने का शौक़ था, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है, ये नौकरी नहीं कर सकते आप, इस पर आपको बिल्कुल इन्वॉल्व होना पड़ेगा। मेरे पास रात 2-2 3-3 बजे कॉलें आती हैं जनाजे के लिए, कोई खातून को घर से निकाल दिया गया हो, किसी का झगड़ा हो गया हो, कोई कुछ भी लोगों के यानी ये भी कॉल आती है कि हमें घर खाना पहुंचा दे, घर पे खाना नहीं है, वो हम खाना तक पहुंचा है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। अगर डिज़ास्टर आ गया है उसमें काम कर रहे हैं, तो ये चीज़ें जो है ना मतलब अगर आपके अंदर ना हो आप कभी नहीं कर सकते, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की तौफीक के बगैर नहीं है मुमकिन। सही बात। तो ऐसा कभी हुआ आपके साथ कि इन सारी चीज़ों का जब लोड और प्रेशर बढ़ जाता है तो आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हो? नहीं, हमेशा सबसे बड़ी बात फ्रस्ट्रेट सिर्फ मैं उस वक्त होता हूँ कि जब लोगों की यानी लोगों की तकलीफ़ें सुनता हूँ तो फ्रस्ट्रेशन होती है, वरना किसी का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, किसी मतलब मैं काउंसलर नहीं हूँ लेकिन अगर टेस्ट करवा दिया, किसी का घर टूटने से बच जाए, कोई लड़की अगर वो सड़क पे पड़ी हो उसके साथ इज्जत को कुछ हो जाए, अगर वो मैं महफूज जगह पे पहुँचा दूँ तो उसका क्या लुत्फ़ है, उसका क्या मज़ा है, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इसलिए मुझे मैं आपको बताया बाद वक़्त मैं 7 दिन काम करता हूँ, 15-15 20-20 घंटे काम करता हूँ जर्नलिज्म मिला के, लेकिन मुझे थकन एक लम्हे के लिए नहीं होती। और उसमें सबसे बड़ी बात ये कि जो सबसे बड़ा मैं इसका क्रेडिट देता हूँ, मैं अपनी अहलिया को देता हूँ कि जिन्होंने मुझे हमेशा इस बात के लिए वक्फ रखा। उन्होंने अपने लिए कभी परवाह नहीं की, उनको मालूम था। यानी आप सोचें कि रात 1 बजे फ़ोन की घंटी बजे और आपकी मतलब किसी की भी बेगम फ़ोन उठाए और ख़ातून हो दूसरी तरफ, तो क्या होगा। लेकिन शेल्टर से कॉल आता था, ये आता था, तो मेरी वाइफ को मालूम था कि भाई ये किसी नेक मकसद के लिए काम कर रहे हैं। तो रात 1 बजे 2 बजे मुझे निकलना हुआ, तो मुझे कभी फ्रस्ट्रेशन कभी एक लम्हे के लिए नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो इसके बाद का ये मतलब हुआ कि आपको जो बेसिकली सपोर्ट है वो आपकी वाइफ की तरफ से भी काफ़ी बहुत ज़्यादा, पूरे ख़ानदान, दोस्त, सब कुछ। लेकिन अगर आपके मतलब शरीक सफ़र इस तरह का ना हो, वो हाउस वाइफ हैं, लेकिन मतलब माशाल्लाह मैं कहता हूँ कि मेरे बच्चों की जो तरबियत है
उसमें 99 में से वो 100 में से उनका 99.99% हाथ है। और मुझे मेरी बल्कि तरबियत उन्होंने इस लिहाज से की कि इसको छोड़ दिया कि खिदमत खल्क और जर्नलिज्म करें। ठीक। अच्छा, जब आप पाकिस्तान में थे तो तभी से आपका अमेरिका जाने का, यहाँ पे आने का मतलब इरादा था या अचानक ही आपका? देखिए, मैं हादसाती तौर पे कह लें कि मतलब मेरे भाई ने 1974 में मूव हुए थे और मेरा कोई शौक नहीं था अमेरिका आने का। मुझे कभी भी जिंदगी में लालच नहीं रही अमेरिका आने की, लेकिन अब आ गया तो आपको मालूम है कि एक शौक होता है। 1994 में उस वक्त मैं द न्यूज़ में था, कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में, तो मेरे 1 साल की तनख्वाह मिली नहीं थी मुझे। और जब शुरू की तो बात जो हुई थी वो मैं समझ रहा था कि 4-5 हज़ार से होगी, उस वक्त 2,500 से शुरू हुई। अच्छा, मेरा शौक था कि चलो यहाँ से मैं अंग्रेज़ी जर्नलिज्म की तरफ आ जाऊँगा, एक बफर पीरियड था कि, लेकिन वो अब मैंने सोचा ये टाइम लग रहा है, तो जब ये मौका मिला मैंने कहा चले हो क्या आए, थोड़ी पढ़ाई भी कर लेंगे। अगर मेरी तनख्वाह थोड़ी ज़्यादा होती उस वक्त तो मैं जो है ना शायद ये फ़ैसला नहीं करता, क्योंकि 94 में भी 2,500 की एक बहुत कम, तो वो मैं आया। फिर मैं एजुकेशन तो नहीं हासिल कर सका कि मैं फर्दर अमेरिका में, यहाँ से मास्टर्स, पाकिस्तान से मास्टर्स किया था, तो उस वजह से थोड़ा सा मुझे ये रहता है कि मज़ीद एजुकेशन लेता। लेकिन समझ लें कि वो जो हालात थे वो मेरी एजुकेशन है, तो बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह ये समझ लें कि बस इसी तरीके से उस चीज़ ने मुझे पुश कर दिया। मुझे प्लेट पे रख के ग्रीन कार्ड मिल गया तो आ गया, वरना मैं कोशिश इसके लिए नहीं करता, ना कभी ज़िंदगी में बॉर्डर क्रॉस करता, ना मैं झूठ बोलता, ना पॉलिटिकल असाइलम लेता, लेकिन मैं बस आ गया तो रख लिया तो बस पहुँच गया। और समझ लें कि गुज़िश्ता कई सालों से कि जनाब अब वापस लौट के पंछी घर जाएगा, लेकिन अब यहाँ के हो गए। मज़ीद गुफ्तगू आपसे आगे बढ़ाएंगे, यहाँ मैं लूँगी एक छोटा सा ब्रेक। नाज़रीन, आपसे ब्रेक के बाद मुलाकात होती है। पाकिस्तानी अमेरिकन के लिए खुशखबरी। पाकिस्तानी अमेरिकन यूथ ऑर्गेनाइजेशन की काविश और न्यूयॉर्क सिटी काउंसिल में जमानी विलियम्स की पेश करदा करारदाद की मंजूरी से कॉनी आइलैंड कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के नाम से मंसूब हो गया है। एवेन्यू पर मोहम्मद अली जिन्ना वे की तख्ती 8 फरवरी को नस्ब की जाएगी। काउंसिल मेंबर जमानी विलियम्स और ब्रुकलिन बोरो के प्रेसिडेंट एरिक एडम मेहमान खुसूसी होंगे। तकरीब में न्यूयॉर्क सिटी के मेयर बिल डी ब्लासियो की आमद मुतवक्के है। पाकिस्तानी अमेरिकन यूथ ऑर्गेनाइजेशन ने न्यूयॉर्क में मुकीम पाकिस्तानियों से अपील की है कि वो इस तकरीब में भरपूर शिरकत करें। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, मोहब्बत साहब से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, जैसा कि हम आपके पाकिस्तान अमेरिका में रहने के सर्वाइवल के बारे में बातचीत कर रहे थे, तो पाकिस्तान और अमेरिका के माशरे में मतलब रहन सहन में हर चीज़ में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। आपने कौन सा एक वाज़ेह फ़र्क महसूस किया दोनों ममालिक के दरमियान? देखिए, मेरा बहुत ज़्यादा फ़र्क महसूस करने के लिए इसलिए मौका नहीं मिला कि अगर आप न्यूयॉर्क आएंगे ना तो पाकिस्तान की एक्सटेंशन लगती है। वहाँ की तमाम जो है अच्छाइयाँ बुराइयों के साथ हम यहाँ मौजूद हैं, वहाँ की तमाम लड़ाइयों और चपकलिशों के साथ मौजूद है, वहाँ की तमाम ग़ीबतों और बुराइयों के साथ सारी चीज़ें। लेकिन उसके साथ साथ एक नज़र ये आता है कि यहाँ हर चीज़ कानून और तरीक़े से चलती है। और पाकिस्तान में ज़ाहिर है कि मतलब जो आपको लाकानूनियत हर जगह हर सतह पे नज़र आती है। करप्शन सिर्फ माली नहीं होती, बल्कि करप्शन ये होती है आप सिग्नल तोड़ रहे हैं। करप्शन ये होती है कि जो है वो आप झूठ बोल के आपका माली जो है आपसे पैसे ले जा रहा है। करप्शन ये होती है कि फल वाला सड़ा हुआ फल दे रहा है आपको। तो हर सतह पे वहाँ वजह ये है कि शायद मछली सर की जानिब से सड़ती है और एक कल्चर है करप्शन का। अल्लाह करे जो लोग तब्दीली की बात करें, अल्लाह करे तब्दीली आए, लेकिन उनको याद रखनी चाहिए कि तब्दीली सबसे पहले अपने अंदर से आती है। लोग चाहते हैं कि इमरान तब्दील कर दे, खुद तब्दील नहीं होंगे। मैंने बहुत से चीटर्स को देखा है तो इमरान खान की बड़ी मतलब हिमायती हैं, तो अपनी चीटिंग ख़त्म कर दें। तो ये है सबसे बड़ा फ़र्क कि लोग एक रूल ऑफ लॉ को हमें फॉलो करना पड़ता है। यानी मैं रात 2:30 बजे भी यहाँ अगर आऊँगा तो जो है वो सिग्नल पे रोकूंगा। मैं जिस गली में रहता हूँ 25 साल हो गए मुझे उस जगह, एक ही जगह रहते हुए। 25 साल में कभी रॉन्ग साइड अपनी गली में नहीं आया, एक दफ़ा सोचा भी नहीं। और पाकिस्तान में जब जाता हूँ तो रॉन्ग लेफ्ट ये वो माशाल्लाह मतलब गाली तो नहीं बक सकता, लेकिन चीखना चिल्लाना हारन देना सब कर लूँ। माहौल के हिसाब से इंसान ढल जाता है। हाँ, तो इसका मतलब माहौल सब में अच्छाई बुराई है।
अगर मुझे पता चल जाए कि मुझ पर टिकट नहीं लगेगा तो अमेरिका में आपका भाई सिग्नल तोड़ेगा, लेकिन पाकिस्तान में मुझे मालूम है, बल्कि एक दफ़ा मैं पाकिस्तान से आया हूँ तो वहाँ मैंने रेड लाइन पे खड़ी कर दी और इतने मुझे हारन पड़े कि फिर आप बिलाखिर में निकाले, पुलिस वाला खड़ा हुआ है। तो ये फर्क पड़ता है। ठीक। अच्छा, अगर हम सहाफ़त की बात करें, आप काफ़ी अरसे से इस शोबे में हैं, तो अमेरिका में रहते हुए सहाफ़त को मतलब सहाफ़ती दौर के यहाँ पे किस तरह चलता है, और पाकिस्तान में दोनों के दरमियान आप फ़र्क बताइए। देखिए, अगर पाकिस्तानी सहाफ़त की बात करें, वैसे टोटल सहाफ़त की पाकिस्तानी सहाफ़त की बात करें, पाकिस्तानी सहाफ़त मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में बहुत मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा टेंस है। वहाँ हर वक्त आपको एक टेंस की सिचुएशन रहती है। अमेरिका में जो है ना, आपको राइट सहाफ़त करनी है, आपको मालूमात ठीक देनी है, उसमें कम से कम जो है ना आपको ये मतलब फ़िक्र नहीं होती कि बहुत ज़्यादा चीज़ों की, लेकिन आपको सिर्फ फ़िक्र ही होती कि राइट चीज़ें हों, इसलिए कि मामलात बड़े नाजुक हैं। तो लेकिन जो पाकिस्तान का रिपोर्टर है और यहाँ का रिपोर्टर, इसमें फ़र्क ये कि हमारे ऊपर जो है ना 24/7 का प्रेशर नहीं है। हम इवेंट्स को रिपोर्ट कर रहे हैं, हम जब प्राइम मिनिस्टर्स वगैरह आ रहे हैं और अगर कोई बड़ी खबर है, गवर्नमेंट लेवल की खबर है, कुछ उसकी है, तो वो लोगों को वायर से मिल रही है या अमेरिकन मीडिया से मिल रही है। तो जाहिर बात है हमारे जो वाशिंगटन में थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, कोई वाक़या हो तो फिर हमें जो है हमारे मतलब जो सहाफ़ी हैं वो थोड़ा रब्ता करते हैं, लेकिन वो टेंशन नहीं है। म्यार मैं समझता हूँ कि दोनों जगह का एक जैसा है, हमें म्यार बरकरार अमरीका में रखना पड़ता है। लेकिन मैं पाकिस्तान में जो सहाफ़ी उनको सलूट करता हूँ कि वो जिन हालात में कर रहे हैं, जिस तरह कर रहे हैं, कम से कम मैं समझता हूँ हम पाकिस्तान से बहुत बेहतर हालत में, हमें कोई जान का ख़तरा नहीं, हमें कोई मार कुटाई का ख़तरा नहीं, जो है इस तरीके से ना ज़हनी सुकून में। वैसे ज़ाहिर बात है कि जब आता है कि जी तो यहाँ चले जाएँ, ये हंगामा हो गया, तो वह वो आम टेंशन तो होती है। और फिर उसके अलावा अब एक ऐसा रिपोर्टर मैं अगर अपने आप को देखूँ, ये मुझे थोड़ा सा डिफरेंस है कि मैं मतलब ब्यूरो चीफ कैसे से, अब मैं जो है ना कैमरामैन भी हूँ, मैं स्क्रिप्ट राइटर भी हूँ, मैं एडिटर भी हूँ, तो मैं एडिटिंग भी करता हूँ, कैमरा भी खुद चलाता हूँ और वो भी करता हूँ। मैं बातों का दिल चाहता है मैं कहूँ मुआविज़त सिद्दीकी के साथ, मुआविज़त सिद्दीकी दुनिया न्यूज़, तो लेकिन ये कि ये एक चीज़ है कि हमें बहुत सारी चीज़ें मल्टीपल करनी पड़ती हैं और ये अच्छी चीज़ है, क्योंकि अब हम दुनिया के किसी भी हिस्से में जाके अकेले रिपोर्टिंग कर सकते हैं। सही। अच्छा, अगर यही वाला फ़र्क मैं मीडिया के किरदार के बारे में जानना चाहूँ तो आप क्या बताएंगे, दोनों ममालिक के दरमियान क्या फ़र्क है मीडिया? मतलब अगर पाकिस्तान, अगर हम देखें, अगर हम पाकिस्तानी अमेरिकन मीडिया की बात करते हैं तो डिफरेंट। अमेरिकन मीडिया के किरदार की बात, अमेरिका में निस्बतन उनको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है। मतलब ऐसा नहीं है कि 100% वहाँ भी ठीक है, वहाँ भी बहुत सारी चीज़ें प्रो एस्टेब्लिशमेंट या प्रो गवर्नमेंट चलानी है। मतलब वो जैसे अमेरिकन वार है, वो डेड बॉडी नहीं दिखाएंगे कभी भी ज़िंदगी में, हम दिखा देते हैं अपने फ़ौजियों की, लेकिन वो अमेरिकन फ़ौजी की डेड बॉडी क्यों नहीं दिखा रहे? आप आज़ाद हैं, क्यों नहीं दिखा रहे? इसलिए कि एक तयशुदा पॉलिसी है उनकी कि मॉरली जो है ना वो इनकी कौम जो है वो डिप्रेशन में चला जाए यहाँ अमेरिका में। तो इसी तरह के पाकिस्तान में जो है वो बहुत सारी चीज़ें बस दिखा देते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी का वो फुकदान है, बहुत सारी चीज़ें मतलब माशाल्लाह सुधर रही हैं टाइमिंग के साथ। तो और उसके बाद जो है ना दूसरी बात ये है कि अमेरिका में, अब पाकिस्तान में भी होना शुरू किया, लेकिन अमेरिका में दूसरे का वर्जन ज़रूर लिया जाता है, एक तरफा रिपोर्टिंग कभी नहीं होती वहाँ जो है ना। और दूसरी ये कि वो बहुत कम ओपिनियन यहाँ भी होते हैं, अमेरिका में भी ओपिनियन वाले देखें, बहुत से लोग कहते हैं अमेरिका की सहाफ़त आज़ाद है, इतनी मतलब ओपिनियन है, आज़ाद से मुराद ये कि वो अपनी जैसे पाकिस्तान में कहते हैं जी ये तो इमरान खान का हो गया या ये नवाज शरीफ, ये अमेरिका में भी मिजाज है। अमेरिका में अगर फॉक्स देखें तो जाहिर बात है राइट विंग का है, CNN देखें लिबरल है, डेमोक्रेट्स की हिमायत करते हैं, तो इस फ़र्क है, लेकिन वो दोनों तरफ का मौक़िफ़ देने की कोशिश करते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी का बहुत फ़र्क है। सही। अच्छा, जैसे कि आपने अक़वाम मुत्तहिदा के मुख्तलिफ़ अजलासों में शिरकत की है, तो अक़वाम मुत्तहिदा का हमेशा से जो मोटिव रहा है, एक मकसद रहा है, तो वो उस पर किस हद तक पूरा उतरा है? देखिए, बहुत सारी चीज़ें के तो हमें देखनी पड़ती हैं कि बहुत सारी चीज़ें उससे फ़र्क पड़ता है। अगर हम हेल्थ के इशूज़ ले लें, बहुत सारे इशूज़ ले लें, अमन फोर्सेस ले लें, अक़वाम मुत्तहिदा अपना काम कर रहा है, क्योंकि हम जब अंदर होते हैं तो बहुत सी चीज़ें हमें पता चल जाती हैं। लेकिन ज़्यादातर वहाँ जो है ना सिंबॉलिक चीज़ें होती हैं। अब जैसे इसराइल के ख़िलाफ़ जितनी करारदादें वहाँ पे एक्सक्यूज़ मी, इसराइल के ख़िलाफ़ जितनी करारदादें वहाँ पेश हुई हैं, हिस्ट्री है, उस पर एक भी अमल नहीं होता, ठीक है ना। हालांकि अब तो इसराइल खुल के, अमेरिका खुल के अक़वाम मुत्तहिदा को गालियाँ भी देता है। हम अक़वाम मुत्तहिदा डबल प्रेशर पे क्या
पहले हमारे लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये जो है ना पहले UN जो है ना US के लिए यस है, बाकी सब के लिए नो है। तो ये जो है ना थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है कि बहुत सारी चीज़ें सिंबॉलिक होती हैं, वो वक्त आने पे शायद हो जाती हैं। लेकिन अब इराक़ के ख़िलाफ़ करारदाद पेश हो तो फ़ौरन हमला हो जाए, इसराइल के ख़िलाफ़ नहीं होता बहुत सारी चीज़ें, या वीटो कर दिया जाता है। अभी एक और जो प्रॉब्लम है जिसको पाकिस्तान ने बहुत फोकस किया है वो है ये जो 5 इनका मुस्तकिल मेंबरान का जो होता है, परमानेंट जो मेंबर है 5 जो सुप्रीम वो है, जिसमें इंडिया भी शामिल होने की कोशिश करता है। तो ये जो है इसको मतलब हमारी एम्बेसडर ने भी कोशिश की है कि, और पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा इस पर काम कर रहा है कि ये डेमोक्रेटिक बन जाए, ऐसा ना हो कि एक वीटो कर दे। अब आप वो लाएँ, आप सलामती कौंसिल के जो है ना एक भी उसने कौन सा वो कर दिया, मुस्तरद कर दिया, वीटो कर दिया तो ख़त्म, ये बात ही नहीं हुई। तो वो चाहती हैं कि पाकिस्तान चाहता है, जिसमें मलिया लोधी भी बार बार जोर देती हैं कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस हो, मतलब जिसमें वोटिंग की बुनियाद पर, ना ये कि 5 बड़े जो है ना कौम के फैसले करें। उसके अलावा इंडिया भी आने की कोशिश कर रहा है, जिसको माशाल्लाह पाकिस्तान ने अपनी हिकमत अमली से बहुत रोका हुआ है ज़बरदस्त तरीके से। सही बात है ये तो। अच्छा, अगर जैसा कि आप एक सब बहुत बड़े शहर में आप रहते हैं, यहाँ पे बहुत बड़े मुल्क के एक सबसे बड़े शहर में रहते हैं, मुख्तलिफ सरबराहान की शिरकत होती है, इजलास होते हैं, सब कुछ होता है, तो कौन से ऐसे सरबराह से आपकी मुलाकात हुई जिसने आपको बहुत मुतासर किया हो? देखिए, वहाँ तो इस तरह नहीं होता कि हर सरबराह से मुलाकात हो जाए। बहुत कम कोई भी जर्नलिस्ट अगर बात करता है तो हर सरबराह से तो हो, मैं 8-10 ममालिक के तो है, लेकिन 2 से जो हमारी करीबी मुलाकात रही, वैसे भी मेरे फेवरेट है। मैं तो ईरान के सदर से रही बहुत मुख्तसर महफिल में, पाकिस्तान के उससे बात हो जाती है। ये जब पाकिस्तान के किसी से बात होती है तो चीन वगैरह इन सब के सरबराहों से देखा है, लेकिन मुलाकात नहीं हुई। उर्दुगान से हमारी मुलाकात अलबत्ता हुई है, जो मेरे वैसे भी फेवरेट हैं। तो तैयब उर्दुगान जो है ना एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, बहुत ज़बरदस्त आदमी है, और यूनाइटेड नेशन में सिर्फ 2 मुस्लिम मुल्क हैं जो कि जब वो आते हैं तो अमेरिका के लोकल मुसलमानों से मुलाकात का प्रोग्राम रखते हैं। एक तैयब मतलब तुर्की और एक ईरान जो है वो। तो इसी उसमें समाओ हम अपने ऑर्गेनाइजेशन की नुमाइंदगी करते हुए हम गए। तो ये मौका और सहाफ़ियों को नहीं मिला। हम 1-to-1 ईरान के दोनों प्रेसिडेंट से, अभी मौजूदा प्रेसिडेंट से भी मेरी अहमदीनेजाद से भी मुलाकात हुई। अहमदीनेजाद बड़ा मुतासिर कुन शख्सियत थे, लेकिन गुज़िश्ता साल मेरी बहुत यानी तकरीबन सिर्फ 8-10 लोग थे और हम तकरीबन 1.5 से 2 घंटे बैठे तैयब उर्दुगान के साथ। एक बहुत ही मजबूत शख्सियत, एक बहुत ज़्यादा सख्त इंसान, एक बहुत ज़िद्दी निडर और एक बेहतरीन, और पाकिस्तान से सबसे बड़ी मोहब्बत। जब मैंने उनको बताया मैं पाकिस्तान से हूँ तो उनके चेहरे पे बड़ी ज़बरदस्त मुस्कुराहट आई। फिर मैंने बताया कि आप कश्मीर पे जो आपका मौक़िफ़ है, हम आपके लिए बड़े मतलब पाकिस्तानी आपसे बड़ी मोहब्बत करते हैं। फिर एक सवाल पे मुझे थोड़ा डांट तो दिया था उन्होंने। मैंने जब उनसे कहा कि आप जो है गुलान के जो दोस्त हैं उनको माफ़ कर दें, तो उस पर वो नाराज़ हुए। लेकिन ये कि अदरवाइज़ मतलब मैं पहले ही से इम्प्रेस था मिलने के बाद और उनका करीब आया। अच्छा, जैसे आप सब लोग इन लोगों से आप पॉलिटिकली इश्यूज़ पे डिस्कशन करते हैं, तो जो पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों का जर्नलिस्ट का होता है वही पॉइंट ऑफ व्यू क्या इन सारे सरबराहों का भी होता है किसी भी इशू को लेते हुए? देखिए, हर एक का अपना एक मौक़िफ़ होता है। सरबराहों की तो पॉलिसीज़ होती है ना। हम दूसरे, देखिए हम तो बिल्कुल दूसरे तरीके से सोच रहे हैं। अगर हम फ़र्ज़ करें हमने जो क्या नाम था उनका, जो इससे पहले इंडियन सदर थे, हमने उनसे भी जब आसिफ अली जरदारी से मुलाकात हो रही थी तो जो है उनसे सवाल अपने मतलब का किया, उन्होंने जवाब दूसरे नौयत का दिया। अब अगर फ़र्ज़ करें हम दूसरी तरफ इंडिया का कोई प्राइम मिनिस्टर है तो कश्मीर के हवाले से अगर आप बात करेंगे तो आपका बिल्कुल डिफरेंट मौक़िफ़ होगा या उनका डिफरेंट मौक़िफ़ होगा। तो इसी तरीके से ये ज़रूरी नहीं है कि जर्नलिस्टों का और उनका से मौक़िफ़ बाज़ मामलात में जो इंटरनेशनल इश्यूज़ होते हैं, जैसे ये क्राइसिस है उस अपना छोटे ममालिक में इमिग्रेंट्स का है, शाम में क्राइसिस हैं, इस तरह के इश्यूज़ हैं, उस पर तो सबका एक मौक़िफ़ हो सकता है। लेकिन अदरवाइज़ देखिए दुनिया में लोग एक तरह तो नहीं सोचते। अच्छा, ये सवाल मैंने आपसे इसलिए किया था क्योंकि जर्नलिस्ट का एक बिल्कुल ही जितने भी सहाफ़ी होते हैं वो एक मुख्तलिफ जहनियत रखते हैं, वो एक अलग एंगल में सोच रहे होते हैं। और इन लोगों से जब आपकी मुलाकात होती है या आपकी कॉन्फ्रेंसेस में मीटिंग होती है तो क्या कभी ऐसा हुआ कि एक बिल्कुल ही नई कहानी सामने आ रही हो? जैसे फॉर एग्जांपल जैसे शाम के जो क्राइसिस चल रहे हैं, आप कभी कॉन्फ्रेंस के दौरान, मीटिंग के दौरान पता चले कि आप लोग जो चीज़ सोचते हैं और कहानी बिल्कुल ही उलट सामने आई? हाँ, बिल्कुल ये होता है। इस तरह बिल्कुल आपके जहन में जो कुछ होता है
वो दूसरे तरीके से मतलब आप सोच आपकी, अब जैसे मैं ये कहता हूँ कि मुझे एक अजीब मामला हुआ, ये बिल्कुल डिफरेंट तरीके से है। अब हम लोग की सबका जो है एक मामला रोहिंग्या के मुसलमानों के लिए बड़ा डिफरेंट है। तो बिल्कुल एक अजीब सी बात ये है। अब रोहिंग्या मुसलमानों के हवाले से पाकिस्तानी वफ़द की मुलाकात हुई। अब पाकिस्तानी वफ़द से चीन ने ये कहा कि आप इस मुलाकात को ओपन ना करें, यानी आप जो इसका जिक्र ना करें या आप रोहिंग्या के हक़ में आवाज़ बुलंद ना करें। अब आप खुद सोचें, पाकिस्तान का बच्चा रोहिंग्या के लिए तड़प रहा है, ठीक है ना, और चीन से दोस्ती का दावा कर रहा है। उधर चीन ये चाह रहा है कि आप रोहिंग्या की आवाज़ जो है ना उठाएं। तो ये एक बड़ी आपके लिए एक बड़ी सोचने वाली चीज़ होती है। इसी तरीके से चीन में जो मुसलमानों पे जो जुल्म हो रहा है, जिसका हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा उनको इल्म ही नहीं है कि अल गौर के मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, तो वो आपको एक बिल्कुल डिफरेंट, हालांकि वैसे हम चीनियों से जब मिलते हैं बहुत खुशी से मिलते हैं। हमारी चीनी वफ़द से जो मुलाकात होती है, जब आते हैं, जब पिछली मरतबा नवाज शरीफ आए थे तो उनके प्रेसिडेंट से भी मुलाकात हुई थी, थोड़ी देर के लिए हम रुके, लेकिन बाद में उनके लोगों से बात हुई तो हम बड़ी मोहब्बत से बात करें, लेकिन उनसे क्या कहें कि भाई वहाँ जो पिटाई हो रही है या रोहिंग्या के मुसलमानों के लिए कितनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। मतलब जब ऐसा होता है ना, जब आप पॉलिटिक्स में एंटर हो जाते हैं तो बिल्कुल ही अलग अलग चीज़ें सामने आती हैं। देखिए, तो एक जो चीज़ ये है कि जैसे आम आदमी का और जर्नलिस्ट का बड़ा फ़र्क होता है, क्योंकि वो ये सोच रहा होता है कि जर्नलिस्ट जहाँ खड़ा होता है उसको जो चीज़ें नज़र आ रही होती है, आम आदमी उस तरीके से नहीं सोच रहा होता। अब आप अपने ही लोगों का सोचना, आपने ये क्यों नहीं पूछा, आपने ये क्यों नहीं पूछा, आपने करप्शन का क्यों नहीं पूछा। अब देखिए, हम जब बैठे हैं वज़ीर आज़म के सामने सवाल कर रहे हैं, नवाज शरीफ के सामने या इमरान खान के सामने, तो एक या दो सवाल का मौका मिलेगा ना। अब मैं उस पर खड़ा होकर, जिस पर पूरी दुनिया पहले बहस कर रही है, मैं खड़ा होकर ये कहूँगा आप करप्ट हैं, वो कहेगा मैं नहीं हूँ, अगला सवाल। तो उससे हमें डिफरेंट तरीके से कुछ इस तरह क्वेश्चंस करवाने होते हैं। अच्छा, हमारा फिर होता भी यही है। एक और बात ये है कि एक जर्नलिस्ट बात औक़ात ये होता है कि वो सवाल इस तरह फेंकता है कि दूसरी तरफ जवाब ऐसा निकलना चाहिए कि जिससे खबर बने, उससे जो है वो चीज़ें चेंज होती हैं। बात औक़ात आपका, मुझे याद है अब तक मैं कि नए लिहाज से बड़ी खबर के चक्कर में बेनज़ीर मोहतरमा बेनज़ीर से मैंने सवाल किया, तो वो मेरे पूरा इतनी तेज़ खातून थी, वो समझ गई कि मैं कहाँ उनको ले जाना चाह रहा हूँ। तो कहने, ये सिद्दीकी साहब, जहाँ आप मुझे ले जाना चाह रहे हैं ना, वो मैं बात नहीं कहूँगी कभी। तो ये एक चीज़ होती है। सही, ठीक है। मज़ीद गुफ्तगू भी आपसे आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन, यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। न्यूयॉर्क ब्रुकलिन के रिहायशियों के लिए खुशखबरी, अब आप तमाम तर अद्वियात अपने घर बैठे हासिल कर सकते हैं। अपने डॉक्टर को हमारे करीब तरीन फार्मेसी का ईमेल दीजिए और हमारे तेज़ तरीन होम डिलीवरी के ज़रिए बर वक्त तमाम दवाएं हासिल करें। ब्रुकलिन में आपके घर से करीब हमारी किसी भी फार्मेसी में तशरीफ़ लाएं, जहां अद्वियात के अलावा आला और मियारी क्वालिटी की स्किन प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक्स, हलाल वाइटामिन्स, छोटे बच्चों के खिलौने और वॉकिंग एड्स भी दस्तयाब हैं। इसके अलावा मुअज़्ज़िज़ कस्टमर्स के लिए फ्री शुगर टेस्ट, ब्लड प्रेशर टेस्ट और नोटरी पब्लिक की सहूलत भी मौजूद है। अपनी सहूलत के मुताबिक हमारी 3 फार्मेसियों में से किसी भी फार्मेसी में आज ही तशरीफ़ लाएं। ईमान फार्मेसी 7309 5th एवेन्यू ब्रुकलिन न्यूयॉर्क 64624904646। तेज फार्मेसी 834 कॉनी आइलैंड ब्रुकलिन न्यूयॉर्क 7182840100। नाज फार्मेसी 731 कॉनी आइलैंड एवेन्यू ब्रुकलिन न्यूयॉर्क 7128444200। हमारी तमाम फार्मेसीज़ में तमाम बड़े क्रेडिट कार्ड्स और इंश्योरेंस काबिल कबूल हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अच्छा मोहम्मद साहब, मुझे ये बताएं कि आप जैसे काफ़ी अरसे तक यहाँ पे ख़वातीन के शेल्टर होम में डायरेक्टर रह चुके हैं, तो ख़वातीन यहाँ पर किस तरह के मसाइल का शिकार होती हैं? देखिए, हमारे जो आपने जिक्र किया, ये इकना का जो शेल्टर पहला मुसलमान ख़वातीन के लिए हमने पहला खोला 10 साल पहले, तो मैंने ज्वाइन ही इसलिए इकना रिलीफ को किया था कि हम शेल्टर सब बना रहे थे। तो उसके बाद हमारी सिस्टर मलका रुश्दन, उसकी जो कॉकेशियन मुसलमान है, उसकी डायरेक्टर थी। उसके बाद वो गई तो मैं 8 साल तक रहा और आजकल टेम्परेरी में फिर दोबारा इसकी जिम्मेदारी है। तो इसमें अगर हम पाकिस्तानियों की बात, हम वैसे मुसलमानों के लिए, लेकिन अगर पाकिस्तानियों की बात करें तो पाकिस्तानी लड़कियों के मुख्तलिफ मसाइल हैं।
जिसमें डोमेस्टिक वायलेंस का भी है, जिसमें जो है वो जानी टॉर्चर भी है, जिसमें जो है विडो भी हुई हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं और बहुत सारी कहानियाँ ऐसी हैं कि मुख्तलिफ़ लोगों की मुख्तलिफ़ कहानियाँ हैं। बहुत सी मतलब अभी मेरे पास रिसेंट 2 केसेस ऐसे आए हैं कि जो अपने रिश्तेदारों में शादी हुई लेकिन उन्होंने कभी मालूमात ही नहीं ली लड़कों के बारे में, वो कैसे हैं क्या है, और एंड ऑफ डिवोर्स और धक्के दे के निकालना और तशद्दुद करना और जो है उसके अलावा मतलब बात नहीं करना। बाद वक़्त ये होता है कि दोनों साइड की स्टोरी होती है लेकिन बाज़ लड़कियां जो है ना ऐसी घबराई हुई होती हैं बेचारी, वो मतलब अपनी साइड की स्टोरी नहीं बता पाती। तो उसमें मैं ये भी अपने इस प्रोग्राम की तरफ से उससे अगर पाकिस्तान में भी देखा जा रहा हो तो कि भाई जब रिश्ते करना चाहे आपके अपने रिश्तेदार क्यों ना हो, मुकम्मल तहक़ीक़ात करें। अभी ऐसा नहीं बिल्कुल अपनी बेटियों को झोंक दें। मेरी भी अपनी बेटियाँ हैं और मैं तो अपनी बेटियों के लिए जान भी दे सकता हूँ। हम अपनी जान किसी को उठा के ऐसे ही दे दें और आपको मालूमात भी ना लें तो वो थोड़ा सा, और बाद इर्द गिर्द के बड़े सख्त तरीक़े से आपको मालूम करना चाहिए, चाहे आपकी रिश्तेदारी क्यों ना। तो ऐसी है, बहुत सारी ऐसी स्टोरीज़ हैं कि जिससे दिल बड़ा अजीब उदास होता है कि अब एक बच्ची है पाकिस्तान से, उसकी कॉल आई थी, इंतहाई पढ़ी लिखी बच्ची, उसको जो है वो बस घर भिजवा दिया इन्होंने और तशद्दुद किया पहले, फिर घर के कुछ चीज़ें थी, मतलब ऐसे माहौल जो चीज़ें बताई जो मैं शेयर नहीं करना चाहता कि शायद वो फैमिली देख रही हो। तो उसके बाद जो है ना वो लड़कियाँ, मैंने कहा ठीक है आप आ जाएँ, तो कहती है मैं आ नहीं सकती, मुझे खौफ है। यानी अब वो अपना हक बस उसको क्या घर भेज के इन्होंने 3 लफ्ज़ों में डाइवर्स लेके पाकिस्तान भेज दिया। अब यहाँ होती तो मैं मदद कर सकता था, अब लेकिन मैंने वो सब रिक्वेस्ट की तुम आ जाओ बेटी, जिस तरह होगा मैं तुम्हारी मदद करूँगा, लेकिन इसके अंदर एक खौफ है कि मैं अकेली क्या करूँगी। मैंने कहा सपोर्ट अल्हम्दुलिल्लाह अकेली हमने ऐसी लड़कियाँ को हेल्प की है जो माशाल्लाह आज अपने घरों की और बहुत खुश हैं और इकना को दुआएं देती हैं। ठीक। अच्छा, जो पाकिस्तानी अमेरिकन हैं और जो एक्चुअल अमेरिकन हैं, इन दोनों में क्या मतलब पाकिस्तानी अमेरिकन क्या बैकवर्ड हैं? नहीं देखिए पाकिस्तानी ऐसे कोई बैकवर्ड हर उसमें स्पेनिश में भी बैकवर्ड हैं, गोरों में भी अगर आप अगर चले जाएं। बैकवर्ड इस सेंस में, मेरा ये सवाल इस सेंस में है कि एक जो बंदा जो अपना मुल्क छोड़ के आता है यहाँ रहने के लिए, तो क्या उसके अमल में ऐसी बैकवर्डनेस फील होती है या क्या दूसरे मसाइल का शिकार वो ज़्यादा हो जाता है यहाँ रहते हुए? बैकवर्ड्स को लोग मुख्तलिफ तरीके से मुख्तलिफ मानों में इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई स्कार्फ पहन रहा है किसी के लिए वो पाकिस्तानी बैकवर्ड हो गया। अगर आप दूसरे लिहाज से बात करते हैं तो पाकिस्तानी जो है अमेरिका के उन लोगों में शामिल हैं जो हाईली एजुकेटेड हैं, हाईली पेड लोग हैं और जो इनकी एजुकेशन का लेवल, जिनकी नौकरियों का लेवल बहुत ज़्यादा हाई है एज आम अमेरिकन जो है, तो उसमें तो हम बैकवर्ड नहीं हैं। हमारे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, उसके अलावा हमारे जो सतह है एजुकेशन की वो बहुत ज़्यादा हाई है, तनख्वाह की सतह बहुत ज़्यादा हाई है, चैरिटी में ज़्यादा देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह किसी लिहाज से पीछे नहीं। हाँ जो हैं मतलब जो मसाइल पाकिस्तानियों के कुछ हैं वो हैं, तो हम मस्बत बातों पर अगर तवज्जो दें और मस्बत ख़बरों की बात करें तो हमारे पास मस्बत सोचने के लिए, मस्बत काम करने के लिए और माशरे में बेहतरीन नाम करने के लिए वह इस तरह है। और हर जगह पाकिस्तानियों का एक नाम है। बल्कि एक दफ़ा ये टोनी ब्लेयर की साली जो मुसलमान हुई है वो आई तो मैंने उसका इंटरव्यू लिया, तो उसने बाद में हम बैठे हुए थे कहीं खाने पे, तो कहने लगी कि मेरी समझ में नहीं आता कि मैं जहाँ जाऊँ मुझे पाकिस्तानी हर जगह बेहतरीन नज़र आते हैं, पढ़े लिखे नज़र आते हैं, लेकिन नाम इतना बदनाम है और गुस्से में इतनी जल्दी आ जाते हैं पाकिस्तान वगैरह में, ऐसा लगता है कि यूँ करो तो लड़ने पर शुरू हो जाएंगे। अदरवाइज़ कोई नेक काम ऐसा नहीं है जिसमें पाकिस्तानी ना हो। और बुरे कामों में भी बड़ा हिस्सा है माशाल्लाह, लेकिन मसाजिद की तामीर हो, चैरिटी हो, जैसे इकना रिलीफ है माशाल्लाह, एक है सब मुसलमानों के लिए बेनिफिशरी सारे हैं, नॉन मुस्लिम, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका पाकिस्तानियों का है जो चैरिटी देता है। तो माशाल्लाह हम बैकवर्ड्स नहीं हैं, जिन चीज़ों में हैं वो हैं, सबको मालूम है, कहने की ज़रूरत नहीं है। पूरा न्यूयॉर्क जानता है कि आपस में लड़ना भी हमें आता है, गालियाँ भी देनी आती हैं, सोशल मीडिया पे भी ऐसी की तैसी करनी आती है, बहुत कुछ करना आता है हमें आपस में। अच्छा, जिन ख़वातीन की आप हेल्प करते हैं, कभी आपके सामने ऐसा कोई केस आया कि उन्होंने आपको बताया हो कि हमें जस्ट इसलिए अमेरिका भेजा गया क्योंकि मतलब पैसे के हवाले से, पैसे में फ़र्क आ जाता है ना पाकिस्तान में रहते हुए यहाँ रहते हुए, सिर्फ़ और सिर्फ अमेरिका की वजह से उनको यहाँ भेजा? देखिए शादियाँ सिर्फ अमेरिका के लिए होती हैं, मतलब ये ज़रूर है, उनके लड़कियों को भी शौक़ होता है कि जी अमेरिका जाना है, घर वालों को भी शौक़ होता है। अच्छा बाद वक़्त ऐसे भी होते हैं वो देखते हैं कि एक कज़न चली गई और खुश है माशाल्लाह, तो वो फिर जो रिश्ता आता कर देते हैं। ये ज़्यादा हुआ है उसमें, मुकाबले के उसमें उन्होंने ज़्यादा हुआ है।
बस अल्लाह ताला, हर एक की किस्मत नहीं होती अच्छी। तो इसमें ये होता है कि तुम चली जाओ। तो हमारे एक दोस्त जो है ना वो बताने लगे कि वो उनका रिश्ता हुआ था, जहाँ चल रहा था, बातचीत चल रही थी, कहना ऑलमोस्ट डन था, लेकिन उनके घर वो कहना जब हम गए तो कहना अपने सालों को कब बुलाएंगे आप। तो उनका अंदाज़ा हो गया लालच का कि फ़ौरन तो कि भाई चली जाए, तो उन्होंने रिश्ता मना कर दिया। तो देखिए अमेरिका को आपको मालूम है कि यहाँ कितनी खामियां भी हैं, तो कोई बहुत जन्नत नहीं है, तो इसलिए इसके लिए इतनी फिक्र नहीं करनी चाहिए। यहाँ अच्छा मुल्क है, सब कुछ है। ये मेरे एक हमारी खातून हमारे पास एक आई थी और उनकी के साथ उनको स्लेव लोकल बनाया गया। उसके बाद जब उनको पाकिस्तान भेजा गया, उनकी सास ने ये कहा कि मैंने तुम्हारे कदमों के नीचे से जन्नत छीन ली है। हालांकि वो जहन्नम में रह रही थी, मतलब जिस तरह वो रह रही थी उसका एक बहुत ही नालायक किस्म का, मैंने उससे देखा बाद में उसका कि ये नहीं कि वो हो सकता है लड़की भी गलत होती है, बाद औक़ात दूसरी कहानी सुनाती है, तो ये नालायक किस्म का बंदा था वो उससे बदतर तो मतलब क्या होगा कि तो वो जो है उसको कह रही मैं जन्नत छीन ली। तो उन लोगों के जहन में वहाँ रहना, बहुत सी फैमिली मैंने ऐसे देखी है इतना जलील ख्वार हो रहे हैं यहाँ, लेकिन वो कह जी मतलब बस अमेरिका में रहना है, भीख पे पल रहे हैं, इस पे पल रहे हैं, लोगों से मांग रहे हैं, गालियाँ खा रहे हैं, सड़कों पे पड़े हैं, जाना नहीं है पाकिस्तान। तो वो ये जन्नत नहीं है, यहाँ खराब है। शायद अपने मुल्क से उकता गए हैं सारे। वहाँ हो सकता है, अल्लाह करे चीज़ें। ठीक, अच्छा मुझे ये बताएं कि आप अपने सोशल वर्क्स को, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को और अपने घर की रूटीन को किस तरीके से मैनेज करते हैं? मेरी बेगम मैनेज करती है, मैं नहीं करता, क्योंकि मैं समझता हूँ कि मेरा जितना वक्त मुझे फैमिली को देना चाहिए उतना मैं फैमिली को नहीं दे पाता सिर्फ, लेकिन अल्लाह का एहसान और मेरी अहलिया का ताउन है कि जो है खुद कमी नज़र आती है मुझे बाद औक़ात चीज़ों में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे मेरे बड़े अच्छे तरीके से हैं और अच्छा बिहेव करते हैं। तो वो मुझे ये बात खुशी, और मैं समझता हूँ कि करो मेहरबानी अहले नबी पे, खुदा मेहरबान होगा अच्छे बरी पे, लेकिन खुदा यहाँ भी मेहरबान होता है। एक तो ये कि मुझे ना कभी पैसों की तंगी नहीं लगती, कभी भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम में गुजारा होता है, बहुत लगता है कि छोड़ा हो जितना फरावानी। दूसरी बात ये कि मुझे अपनी फैमिली की तरफ से कोई कभी प्रॉब्लम नहीं होती। तो मैं समझता हूँ कि अगर खुलूस नियत से, हो सकता है इसमें मैं बातें कर रहा हूँ दिखावा आ जाए, अल्लाह से मैं माफ़ी का तलबगार हूँ, लेकिन अगर आप खुलूस से किसी के लिए काम करेंगे और उसको अल्लाह को खुश करने के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए करेंगे, जैसे मैं शेल्टर का अक्सर लोगों से कहता हूँ कि मेरे सामने अगर कोई लड़की आती है शेल्टर की, तो मैं उसको अपनी फातिमा, अपनी फारिया समझता हूँ और मैं उस लिहाज से उसको ट्रीट करता हूँ। तो मैं ये समझता हूँ कि जब मैं किसी की फातिमा और फारिया पे मतलब उसके साथ तावन करूँगा, अल्लाह मेरी फातिमा और फारिया को शेल्टर अपना देगा, और अल्लाह से बड़ा शेल्टर किसका है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, जो नाज़रीन हमें देख रहे हैं, जिन्होंने हमारा प्रोग्राम यहाँ पे देख रहे हैं, आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो एक आम आदमी क्या मैसेज दूंगा, बस यही है कि ख़ास तौर पे मैं मतलब वैसे जनरल बात नहीं करता, मैं न्यूयॉर्क की कम्युनिटी से बात करता हूँ कि न्यूयॉर्क में ये प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत ही, अब तो फ़हीमिया की कोशिश से TV बहुत आगे बढ़ गया है। तो मैं फ़हीमिया समेत सब कुछ ही कहता हूँ कि जो है शरारतों से बाज आ जाएँ, आपस में दोस्तियाँ करें और जो है एक दूसरे से ताल्लुक़ बढ़ाएँ, अल्लाह के लिए लोगों को माफ़ करना सीखें। और माफ़ करने का एक बहुत बड़ा, मैं ये नहीं कह सकता कि जो है आपस में एक दूसरे से आपकी मोहब्बत हो जाएगी, लेकिन नफ़रतों को ज़रूर ख़त्म कर दें। तो ये हमारा है और इस कम्युनिटी को आगे बढ़ना है, इसको मिल के चलना है, क्योंकि हम में से हर फ़र्द जो है वो पाकिस्तान का सफ़ीर है। बहुत शुक्रिया माविद साहब, आपका आपसे बातचीत काफ़ी दिलचस्प रही और काफ़ी कुछ आपसे जानने को मिला। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। नाज़रीन, ये था आज का हमारा प्रोग्राम, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आज हमारे साथ मुआविज़ असद सिद्दीकी साहब यहाँ मौजूद थे, उनसे काफ़ी दिलचस्प बातचीत रही, उनकी ज़िंदगी के अहवाल हमने जाना। आपसे मुलाकात होती है अगले प्रोग्राम में एक नए मेहमान के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।